ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने मसल टिश्यूज़ पढ़ने हैं, मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल्स में मौजूद होते हैं। और हमने अभी तक जो एपिथेलियल पढ़े हैं, कनेक्टिव पढ़े हैं, नेक्स्ट हमने मस्कुलर पढ़ने हैं और मस्कुलर के बाद नर्व टिश्यू पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू में हमने ये देखना है कि इसमें मस्कुलर टिश्यू में मसल किससे मिलके बना होता है और उसमें कौन कौन से हम टाइप्स पढ़ते हैं। उनमें हम मोस्टली 3 टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, कार्डियक हैं और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स हैं। 3 टाइप्स के मसल हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये ओरिजिन कहाँ से ये मोस्टली अराइज करते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो अराइज करते हैं वो मीजोडर्म से अराइज करते हैं। मीजोडर्म का हमें पता है कि जो मिडल लेयर होती है, जो ट्रिपले ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो थर्ड लेयर, मिडल लेयर जो मौजूद होती है उसको हम मीजोडर्म कहते हैं। और इट मेक्स अबाउट 40% ऑफ द मैमल्स बॉडी वेट। जो ओवरऑल मैमल का बॉडी वेट होता है उसमें से जो 40% है वो मसल टिश्यूज पे मुश्तमिल होता है। जनरल हम स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ थिन इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं, हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज। कॉन्ट्रैक्टाइल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इतनी अबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें, जिसकी वजह से मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और दीज फाइबर्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। इनमें प्रोटीन फिलामेंट कौन से होते हैं कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो इनमें मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ये फाइबर जो है मसल फाइबर्स बनाते हैं। हेंस दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। मसल फाइबर जो है वो थिन होते हैं, इलोंगेट होते हैं विद वन और मोर न्यूक्लाई। ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। जो तीनों हमने टाइप सभी नेम लिए हैं, इन तीनों जो है ये न्यूक्लियस की बेस पे एक दूसरे से डिफर करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर, उसको हम कहेंगे सार्कोलीमा। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, जो इसका साइटोप्लाज्म होगा उसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। सेम इसी तरह से जैसे हम एक एनिमल या प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कोई नाम नहीं देते, जस्ट साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसमें जो ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं और इसके अलावा जो आउटर लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जब हम बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट हैं उसमें सेल वॉल मौजूद होती है। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम मसल्स में हम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहेंगे। और जो साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का उसे हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। और ये सार्कोप्लाज्म जो है इज ऑक्यूपाइड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एंड पैरेलल प्रोटीन थ्रेड्स, जिनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं, और arranged along the axis of the fiber. These protein threads contain myosin and actin, और इन्हीं मायोफिब्रिल्स में जो है वो एक्टिन और मायोसिन मौजूद होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हम इसमें मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू इज इन इनर्वेटेड एंड सप्लाइड विद नर्व फाइबर्स। ठीक है, नर्व फाइबर से ये इसलिए कनेक्टेड होता है क्योंकि इसलिए सप्लाई की जाती है ताकि जो मैसेज होता है ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से जो आता है वो मसल टिश्यू तक पहुंच सके, और जिसकी वजह से मसल टिश्यू जो है अपने टारगेट में रिस्पॉन्स शो कर सके। दे आर वस्कुलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये ब्लड कैपिलरी से, ब्लड वेसल से सप्लाई होते हैं, विच कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड टेक अवे द मेटाबॉलिक वेस्ट। और ब्लड वेसल्स ऐसी वेसल्स यहाँ पे कि जो न्यूट्रेंट और बेनिफिशियल मटेरियल होता है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उसके एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। और इसके फंक्शंस में हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू में ये सबसे पहले तो ये इसका सपोर्ट का काम होता है, बोन्स को सपोर्ट देता है। इसके अलावा लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। और फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं वो मसल्स पे ही डिपेंड करते हैं। मसल्स की जो क्वांटिटी होती है वो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इंसान जो है ये हेल्दी दिखाई दे रहा है और ये जो है ये स्मार्ट है। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीट, के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वेसल्स। जो ब्लड जो होता है वो वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, उसकी वजह से ये हार्ट बीट में अपना मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फूड की जो पैसेज होता है
एलिमेंट्री कैनाल से किस तरह से फूड जो है वो स्टमक तक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक और लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरनी होती है। उसमें भी मसल्स का मेन रोल होता है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास अक्सर जो स्ट्रक्चर बना होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसमें मसल्स जो है वो अपना रोल अदा करते हैं। इसके अलावा हम करते हैं द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, जो रेस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, किस तरह से एयर बॉडी में एंटर और एग्जिट होती है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है इसमें भी इसका मेन रोल होता है मसल्स का। और जो साउंड की प्रोडक्शन है उसमें भी मसल्स अपना रोल अदा करते हैं। इसके अलावा रिलीज सेक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द डक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते उनको सिक्रीट किया जाता है, उसमें भी जो मसल्स होते हैं उनमें अपना मेन रोल अदा करते हैं। मसल्स का एक मेन मकसद ये भी है कि फॉर टेकिंग फूड, ठीक है, ये फूड को इनटेक करने के लिए पासेस यूरिन एंड फेसेस, और उसके अलावा मैटिंग में जो आप रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो मैटिंग होती है उसमें भी मसल्स जो है वो मेन रोल करते हैं। इसके अलावा डिलीवरिंग बेबी, बेबी डिलीवरिंग में भी इनका मेन रोल होता है। और नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से किस तरह से ये डिलीवरी में हेल्प करता है। फीडिंग अ यंग वन, के जो यंग होता है वो कैसे फीड करता है इन मसल्स पे। मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस किस तरह से मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो रेस्टिंग पोस्चर होता है उसमें ये किस तरह से मसल्स अपना मेन रोल प्ले करते हैं। इवन के बॉडी के एक एक जो पार्ट पड़ते हैं उसमें जो मसल्स होते हैं वो रोल करते हैं। और मसल्स किसी में जो है वो स्मूथ मसल्स की तरह में होंगे, और किसी में कार्डियक होंगे, और किसी में स्केलेटल होंगे। कार्डियक मसल्स की हम बात करते हैं हार्ट के हिसाब से, ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड जितना भी हम सिस्टम डिस्कस करते हैं तो उसमें कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं। और हमारे पास से तीन टाइप्स है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, लोकोमोशन एंड फंक्शन। इन तीनों की बिना पे इनको सेपरेट किया गया। हमारे पास ये हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है, और ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं स्केलेटल मसल्स जो कि बॉडी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल्स ये देख रहे हैं आप, ये स्टोमिक में भी मौजूद है। इसके अलावा यूट्रस है उसमें भी पाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स में हमारे पास जस्ट एक न्यूक्लियस मौजूद होता है एक ही सेल में, ठीक है। ये हमारे पास ये आपको ये जो बैंड्स नज़र आ रहे हैं इसमें ये अलग अलग सेल डिफरेंशिएशन हो रही है। इसमें ये ओवरऑल स्मूथ में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि हम स्केलेटल में बात करते हैं कि तीन मौजूद हैं। इसके अलावा जो कार्डियक होता है इसमें भी वन भी हो सकता है और वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्पीड होती है स्मूथ मसल्स की, स्पीड जो होती है वो एज कम्पेयर टू कार्डियक और स्केलेटल दोनों के कम होती है, ठीक है। और जो सेल शेप होती है स्मूथ मसल्स की, वो हमारे पास स्पिंडल की तरह की होती है, लेकिन जो हमारे पास कार्डियक है उसमें हमारे पास ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद है। ये इसमें ये देखें कि ये इधर से जो है ये आपस में इनका कनेक्शन मौजूद है, ये ब्रांच जो है वो अराइज हो रही है। लेकिन जब हम स्केलेटल में और स्मूथ में बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसके बाद हम वोलेंट्री की बात करते हैं। जो वोलेंट्री कंट्रोल होता है वो स्मूथ मसल्स में होता है एज कम्पेयर टू कार्डियक की और स्केलेटल में। वोलेंट्री का ये मतलब होता है कि आप उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जब तक आप फूड को इनगल्फ नहीं करते तो वो आपके कंट्रोल में होती है कि आप उसको खाएं या ना खाएं। लेकिन जब आप उसको इंजस्ट कर लेते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जब वो एलिमेंट्री कैनाल से पास कर रही होती है तो वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो जाता है, उसको आप बाहर इनगल्फ नहीं कर सकते। इवन के जब वॉमिटिंग होती है तब वो जो है वो ऑपोजिट उसका प्रोसेस होता है, वो जो है वो एग्जिट की जा सकती है थ्रू माउथ, ठीक है। इस तरह से ये जो है वो वोलेंट्री से इनवॉलेंट्री में किस तरह चेंज हो जाते हैं प्रोसेस। और इसके अलावा स्ट्राइएशन की बात की गई है। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं उसमें स्ट्राइएशन जो है वो स्ट्रिप्स पट्टियां जो होती हैं वो उसमें मौजूद नहीं होती, जबकि हम स्केलेटल में और कार्डियक में बात करते हैं वो हमारे पास स्ट्राइएशंस ये आपको नज़र आ रही हैं कि इसमें मौजूद है, ठीक है। स्मूथ मसल्स में नहीं है, उसमें जस्ट एक सिंगल जो वो न्यूक्लियस है, और उसके अलावा इसकी जो शेप होती है वो शेप स्पिंडल लाइक है।
नेक्स्ट ये हम स्ट्राइएटेड मसल्स की बात करते हैं। स्ट्राइएटेड में हमारे पास जिनमें के स्ट्राइएशंस मौजूद होंगी और लोकेशन इनकी हमारे पास है बोन में, ये हेड रीजन में मौजूद होंगे, ट्रंक रीजन में होंगे, इसके अलावा लिम्ब रीजन में मौजूद होंगे, और जिनको हम कहेंगे कि स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जिनमें स्ट्राइएशंस मीन कि उनमें क्रॉस जो इसमें देखें कि स्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। सेम इसमें ये इसमें ये देखें आपको एक ये पर्पल कलर नज़र आ रहा है, कि इसमें आपको रेडिश लाइट कलर नज़र आ रहा है, ये बैंड्स हैं। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से लाइट बैंड है और डार्क बैंड है, ए बैंड और आई बैंड है, किस तरह से इनमें स्केलेटल और कार्डियक में स्ट्राइएशंस मौजूद हैं। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ पेरिफ्री प्लेस न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक नहीं होता, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो एक जो है वो लार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा फाइबर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू वन अनदर। पैरेलल का ये मतलब है कि जो उनमें डिफरेंस है टॉप से लेके एंड तक, या पोस्टीरियर एंड से लेके एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, वो आपस में मैच नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। एंड आर कनेक्टेड सेम, जब हम इज इक्वल टू साइन की बात करते हैं तो उनमें जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, ठीक है, वो आपस में क्रॉस नहीं हो सकते। इसके अलावा आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म स्मॉल मसल बंडल, ठीक है। ये जो फाइबर्स होते हैं इन्होंने फिर स्मॉल बंडल्स बनाने होते हैं। दीज फाइबर्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स, इनमें मायोफिब्रिल्स होते हैं विद इन द सार्कोप्लाज्म, जो मसल का साइटोप्लाज्म होता है उसी सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उसी में जो है मायोफिब्रिल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि मसल फाइबर बना रहे होते हैं। कवर्ड विद अ थिक मेम्ब्रेनस शीथ, और जो शीथ बना रही होती है, कवरिंग बना रही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। These myofibrils are marked by the presence of distinct cross striations in the form of alternatively लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये किस तरह से आगे डिवाइड होकर लाइट और डार्क बैंड जो हैं वो अलग अलग बनाती हैं, और दीज आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, और इन्हीं बैंड्स की वजह से हम कहते हैं कि इनमें स्ट्राइएशंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। स्ट्राइएशन में बेसिकली मकसद ये होता है कि पट्टियाँ, उसमें आप डार्क भी कह सकते हैं, लाइट भी कह सकते हैं, और इसी स्ट्राइएशन की वजह से इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। द लाइट बैंड इज आल्सो कॉल्ड आई बैंड, जिसे आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। आइसोट्रॉपिक का ये मतलब होता है दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है, कि वो लाइट को आसानी से गुजरने देता है। और नैरो बैंड जो होता है जिसे हम लाइट बैंड में ही मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं जी लाइन या क्रूसी मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम जो लाइट बैंड होता है उसमें जी लाइन मौजूद होती है, और ये नैरो डार्क लाइन होती है एज कम्पेयर टू डार्क बैंड जो है उसे हम ए बैंड भी कहते हैं, या एन आइसोट्रॉपिक। इसका ये है कि वो लाइट को अलाउ नहीं करता कि वो पास कर सके, और लाइट ना गुजरने की वजह से ही वो डार्क नज़र आता है, और इसे इसी डार्क बैंड में से एक नैरो लाइट जो है वो अराइज करती है, जिसे हम एच लाइन कहते हैं या हैंसन लाइन कहते हैं। इसी एच की वजह से उसे हम हैंसन की वजह से हमें उसे एच लाइन कहते हैं। द पोर्शन बिटवीन टू जी लाइन, जो जी लाइन हमने पढ़ी कि दोनों आई बैंड में मौजूद होती हैं, एक आई बैंड इधर होगा और एक इधर, और दोनों के जी लाइन के दरमियान में जो हमारे पास पोर्शन होगा उसे हम सार्कोमेयर कहेंगे। ये आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये हमारे पास आई बैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास ए बैंड है। ए को हम डार्क कहते हैं और आई को हम लाइट बैंड कहते हैं, और इसमें जो हमारे पास नैरो सेंट्रल लाइन जो हमें नज़र आ रही है वो हमारे पास जी लाइन है, ठीक है। और यही जो दो जी लाइन के दरमियान में जो हमारे पास डिफरेंस है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। ये नेक्स्ट जब आएगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी भी। इसमें ये हमारे पास सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है, उसके अलावा ये सार्कोप्लाज्म है जो कि हमारे पास हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी, और इसके अलावा ये इसका है न्यूक्लियस है मसल का, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा मसल है, और उसी मसल में से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं, या सार्कोलीमा भी इसको कहते हैं, जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये आगे मायोफिब्रिल्स हैं, और ये मायोफिब्रिल्स आगे इस तरह से कि इसमें इसमें जो है मायोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं, और वो फिर मायोप्रोटीन्स होती हैं इसमें, किस तरह से एक्टिन और मायोसिन
कनेक्ट करके मसल फाइबर बनता है। ये हमारे पास ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक जी लाइन है और ये हमारे पास सेकंड जी लाइन है, और इन दो जी लाइन के दरमियान में जो हमारे पास एरिया है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो थिक फिलामेंट है जो आपको डार्क लाइन में नजर आ रहा है, और जो लाइट लाइन में नजर आ रहा है वो हमारे पास थिन फिलामेंट है। ठीक है, और इसके एज कंपेयर जो दो थिक फिलामेंट के दरमियान में जो हमें लाइन नजर आ रही है वो हमारे पास एम लाइन है। ठीक है, और ये इसको नीचे एलैबोरेट करके भी दिखाया गया। और इसके बाद जो हमारे पास एच जोन का एरिया है, एच जोन का एरिया हमारे पास वो है जहाँ पे जस्ट थिक फिलामेंट मौजूद है, थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे। और यहाँ पे ये जो येलो कलर है ये थिक थिन फिलामेंट है हमारे पास, जो रेड कलर है ये हमारे पास थिक फिलामेंट है। और ये दोनों जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको हम कह रहे हैं जोन ऑफ ओवरलैप। ठीक है, ये ए बैंड में ही मौजूद है, और ए बैंड का ऐसा एरिया जहाँ पे थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा उसे हम एच जोन कह रहे हैं। और इसी एच जोन के दरम्यान में जो हमें नैरो सेंट्रल लाइन नजर आ रही है उसे हम कह रहे हैं एम लाइन। क्लियर है यहाँ तक? आपको कोई बात पूछनी हो? नो मैम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स का ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है कि इन द वॉल्स ऑफ विजरल ऑर्गन्स। विजरल वो होते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और यूरिनरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ऐसे विजरल ऑर्गन वो होते हैं जो कि इंटरनली मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं। ठीक है, और स्मूथ मसल जो हैं ये इन ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, और देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड द विजरल मसल्स। और इनको हम विजरल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये विजरली ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर। इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये जो अपना वॉलेंट्री जो कंट्रोल होता है उसको मेंटेन कर सकें, और इनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो कंट्रोल नहीं की जा सकते अकॉर्डिंग टू विल। मतलब जैसे हम चाहते हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको इनवॉलेंट्री नेचर कहा गया। और इनके जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्री ये होते हैं कि ये थिन होते हैं, और स्पिंडल इनकी स्पिंडल लाइक इनकी शेप होती है, और टैपरिंग एंड्स उनको कहते हैं जो कि शार्प होते हैं। सेम ये आप नोकदार जिसे कहते हैं उसे टैपरिंग एंड्स कहते हैं। इसके अलावा ये शीट्स और लेयर्स की फॉर्म में ये अरेंज है। ठीक है, और ये आर बाउंडेड बाय द सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्यों हम कह रहे हैं? जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्रॉस स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट विद इन द सार्कोप्लाज्म। इनका जो सार्कोप्लाज्म होता है उनमें क्रॉस स्ट्राइएशंस नहीं होती। ये हमारे पास एक जो है वो स्मूथ मसल है, ये दूसरा। इसमें हमारे पास सेम जैसे हम कार्डियक की बात करते हैं तो इसमें ये हमारे पास स्ट्राइएशंस नहीं है, इसमें बैंड्स नहीं बनते। सेम लाइक इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास स्केलेटल और कार्डियक में स्ट्राइएशंस बनती हैं, इनमें ये हमारे पास बैंड्स नहीं बनते। उसके बाद है ये सेंट्रली इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्लेस होता है, वो लार्ज होता है और एक ही इनमें मौजूद होता है। ईच मसल फाइबर कंटेन्स मैनी फाइन कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफिब्रिल्स। इनमें काफ़ी जो है वो मायोफिब्रिल्स होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल जो है वो अरेंज होती हैं, और दीज मायोफिब्रिल्स आर इन्वर्टेड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इनको जो मोस्टली मैसेज जो आता है नर्व फाइबर जो इनके ऊपर अटैच होती हैं, ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये हमारे पास नर्व फाइबर्स होती हैं। ये नर्व फाइबर्स इसलिए होती हैं ताकि जो ब्रेन से जो मैसेज कन्वे किया जाता है इन मसल्स में, अगर फंक्शन परफॉर्म करना हो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना हो या इन्होंने रिलैक्स करना हो, तो वो इन्हीं नर्व फाइबर्स के थ्रू आता है। और जब इन मैसेज इनको आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसी मैसेज को लेते हुए ये अपनी जो बॉडी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, और इस तरह से हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये बात करते हैं। हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स आते हैं, क्या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम ये कि जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है उससे हम कहते हैं, और इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिट वर्क करता है।
और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये है कि ये फाइट और फ्लाइट दोनों सिचुएशन में काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो जो रिलैक्स सिचुएशन होती है ये उसमें काम करता है। ये हमारे पास स्मूथ मसल्स के जो फंक्शंस के बारे में बताया गया कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। सबसे पहले जो एवॉल्व हुए थे वो स्मूथ मसल से, इसके बाद जो है वो कार्डियक और हमारे पास स्केलेटल आए। क्योंकि जब नेक्स्ट चीज़ लॉन्च करनी होती है, आप मीडिया में भी जब देखते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें और ज़्यादा से फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व किए जाएं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करके जो है वो लॉन्च किया जाए, ताकि उसमें कोई जो लास्ट जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था उसमें जो कमी बेशी थी उसको इंक्रीज किया जा सके। जो स्मूथ की बात करते हैं तो उसमें इनवोलेंट्री टाइप जो नेचर थी इनकी मौजूद थी, लेकिन जब हम कार्डियक और स्केलेटल की बात करते हैं तो उनमें इनवोलेंट्री टाइप नेचर नहीं होती, उसमें वोलेंट्री मूवमेंट्स जो है वो होती हैं ताकि वो अपनी मर्जी से अपने विल के मुताबिक उसको कंट्रोल कर सके। इसमें दे अंडरगो प्रोलॉन्ग्ड बट स्लो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो तो लॉन्ग होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती हैं वो फास्ट नहीं होती, वो स्लो होती हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी जो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी होती है कि कितनी होनी है, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है, ठीक है। वो एक कॉन्ट्रैक्शन दूसरी कॉन्ट्रैक्शन से वेरी करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरास्टालिक मूवमेंट विच हेल्प इन द पैसेज फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। पेरिस्टालिक मूवमेंट वो होती हैं जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो फूड को जब इनकल्प किया जाता है माउथ से जब वो फेरेंक्स से गुजरती है, फेरेंक्स के बाद ईसोफिगस से, और सेम इसी तरह से जब ईसोफिगस से स्टोमिक से गुजर के जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये होता है कि जब मैं फूड। मैम इसमें जी। मैम इसमें फर्क क्या, वो तो मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं शो हुई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, आपने कहा ना मतलब सीधा फेरिंग से नीचे स्टमक पे चल जाएगा, वही तो फिर इसमें बता रही। मूवमेंट किस बात की हुई? इसमें मूवमेंट जो फूड होती है उसकी जो डाइजेशन होती है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे होनी है, ठीक है। जब हम माउथ की बात करते हैं उसमें जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है, हम दांतों के जरिए से फूड को बाइट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। जब हम ईसोफिगस की बात करते हैं, ईसोफिगस से गुजरने के बाद जो स्टोमिक की बात करते हैं, वहाँ पे प्रोटीन जो है वो प्रोटीनिक जो फूड होती है वहाँ पे डाइजेस्ट होती है। लेकिन जो फूड में लिपिड मौजूद होते हैं वो ना तो वो माउथ में डाइजेस्ट होते हैं और ना ही वो स्टोमिक में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। उनकी डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और सेम इसी तरह से ये प्रोसेस जो है, ये जो फूड जो माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रही है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है। कि ये इनवोलेंट्री होती है, ओके। जब हम माउथ में जब खा रहे होते हैं वो हमारी अपनी मर्जी होती है हम उसको मुंह में डालें या ना डालें। लेकिन जब हम उसको डाल के इनगल्फ कर लेते हैं वो फिर हमारे बस में नहीं होता कि हम उसको रोक सकें, कि अब हम उसको जस्ट स्टोमिक तक रोक सकें, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना जाए। इसी वजह से इसे ये इनवॉलेंट्री कहते हैं। और दूसरा ये कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। जब हम एंटी पेरिस्टाल्टिक की बात करते हैं, जब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमिक में इन रिवर्स ऑर्डर में आती है, ठीक है। और जब स्टोमिक से दोबारा ईसोफिगस में आती है और ईसोफिगस से दोबारा माउथ के थ्रू, तो वो वॉमिटिंग हो जाती है। मोस्टली तब ऐसा होता है जब हम हाइजेनिक फूड्स खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, तो तब इस तरह की कंडीशन होती है। जिससे कि हम जब हैजे की बात करते हैं तो उसमें ये क्या वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग होती है, वो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं, जो कि इन ऑपोजिट रिएक्शन वर्क करती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं और फाउंड इन ओनली इन द वाटर ऑफ, जो हार्ट की वॉल होती है उसमें मौजूद होते हैं, और उसे कहते हैं मायोकार्डियम। हार्ट की तीन वॉल होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। लेकिन यहाँ पे जो मेन वॉल होती है जिसका फंक्शन होता है वो मायोकार्डियम, जिसमें कि जो हार्ट होता है वो बाउंड होता है, इनक्लोज होता है। It also occur in the pulmonary veins and the superior vena cava.
जो सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स हैं, ये उनमें भी मोस्टली जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिकली फंक्शन होता है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हार्ट की हम बात करते हैं उसमें एट्रियम होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उनमें ये ऐड करते हैं हम। इसके बाद जब लेफ्ट जो एट्रिया होता है वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है। सेम इसी तरह से द यूनिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट इज टू जनरेट इट्स ओन वेव ऑफ एक्साइटेशन दैट कैन पास फ्रॉम फाइबर टू फाइबर। इसमें हम यहाँ पे पेस मेकर की बात करते हैं, नोड्स की बात करते हैं। एक ऐसे नोड होता है और एक एवी नोड होता है। आपने मैट्रिक में या एफएससी की बुक्स में पढ़ा होगा। उन जो नोड्स होते हैं उनका बेसिकली काम ये होता है कि जो हर्ट होता है उसके ऊपर प्लेस किए जा सके, और उनका ये काम है कि उन्हीं पेस मेकर ने जो वहाँ से वेव्स निकल रही होती हैं उन्होंने हर्ट पे जो है वो अपना फैलना होता है, स्प्रेड करके वहाँ पे अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, हर्ट को जो है अकॉर्डिंगली चलाना होता है। इसी को हम कह रहे हैं वेव ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंडिविजुअल फाइबर जो होता है इज इंटरमीडिएट बिटवीन द स्ट्राइएटेड एंड अनस्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। इसमें और दीज आर शॉर्ट एंड ब्रांड होते हैं, और ये एज कंपेयर टू जब हम स्मूथ की बात करते हैं ये शॉर्ट होते हैं, और इसके अलावा इनमें ब्रांचिंग सिस्टम मौजूद है। ये देखेंगे आपको बाईवेलेंट, सेम जिस तरह से एक साल से बाईवेलेंट 2 शाख निकल जाती हैं, सेम उसी तरह से। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें भी सेम इस तरह से ब्रांचिंग मौजूद है। वो नेक्स्ट एक ही एक सेल है और उसमें से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कि आगे नेक्स्ट सेल के साथ बाइंड कर जाती हैं। इस तरह से जो दूसरे सेल्स हम पढ़ते हैं स्केलेटल का, स्मूथ का, उसमें ब्रांचिंग मौजूद नहीं होती। दीज फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, बट एज दे आर जॉइंट टुगेदर बाय नेबरिंग कार्डियक एंड मसल फाइबर्स। ठीक है, ये जो मसल फाइबर्स होते हैं नेबरिंग सेल्स के, वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो एक ही मौजूद होगा, जो कि इनको ये शो करता है कि दे अपेयर एज अ मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि वो मसल फाइबर जो होते हैं वो जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो स्ट्रक्चर शो करता है। द ब्रांचिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर ज्वाइन टू फॉर्म अ नेटवर्क, और यही जो ब्रांचेस होती हैं आपस में ज्वाइन करके एक नेटवर्क बना देती हैं। द प्लेस वेयर दीज फाइबर्स यूनाइट is marked by the presence of special zigzag functions। ठीक है, और इसे इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। ये जिसकी हम बात करते हैं जहाँ से बाईवेलेंट की बात करते हैं कि ये शाख निकल रही है, इसको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। और आर यूनिक फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये जस्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में मौजूद होती हैं, स्मूथ में और स्केलेटल मसल्स में मौजूद नहीं होती। दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर थिकनिंग ऑफ द सार्कोलीमा। ठीक है, ये सार्कोलीमा जो है वो थिकनिंग से बनेंगे। इसके बाद दे शो द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, सेम इसी तरह से जैसे हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो उसमें भी लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं। सेम इसी तरह से ये मसल्स हैं, मसल फाइबर्स बनाएंगे, फिर फिलामेंट बनाएंगे, फिर मायोफिब्रिल्स, और फिर उनमें जो है वो एक्टिन और मायोसिन मौजूद होंगी। The contraction of the cardiac muscle is initiated from a particular point in the heart itself, which is known as pacemaker। देखिए, मैंने आपको पेस मेकर की बात की। ये पेस मेकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि इसने हार्ट में जो जनरेशंस होती है, जो वेव्स होती है, उनको जनरेट करवाना होता है। जब एक वेव जनरेट होगी, उनसे वेव जो जनरेशन होगी, तो वो उनका जो मैसेज होगा जहाँ तक वो पहुंच सकेंगी वहां तक मैसेज जाएगा। सही टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, और इस तरह का जो हार्ट होगा उसे मायोजेनिक कहेंगे। और दैट इज मस्कुलर ओरिजिन, उसका cardiac muscles in some animals are sometimes seen supplied with nerve fibers। ठीक है, nerve fibers से भी अप्लाई किए जाते हैं, which are responsible for the triggering the contraction। this type of heart is called neurogenic। न्यूरोजेनिक में और मायोजेनिक में यही फ़र्क होगा कि जो हार्ट
की कॉन्ट्रैक्शन जो है या उसकी एक्साइटेशन जो है वो नर्व फाइबर्स के थ्रू होगी तो उसे न्यूरोजेनिक कहेंगे, और मायोजेनिक उसको कहेंगे जिसकी एक्साइटेशंस या फिर वेव ऑफ जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो पेस मेकर के थ्रू होगी, उसे हम मायोजेनिक कहेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स का कोई रह गया हो, कोई बात? नो मैम, मगर की जान होगी तो मैम नमाज पढ़ने जाना है। जी जी ठीक है, मैंने भी नमाज पढ़नी है। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम लेक्चर खत्म या अभी आना है दोबारा? नहीं नहीं, ख़त्म हो गया। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।